नमस्कार मित्रों। ये भांग की श्रृंखला पे जो वीडियो बन रहा है उसकी श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जब भारत से उनको मसाले नहीं मिल रहे थे और चीन से उनको जो रेशम के कपड़े बने हुए थे वो कपड़े मिलने बंद हो गए, उसके पश्चात उन्होंने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उनको अमेरिका मिल गया। अमेरिका में वहाँ के जो नेटिव इंडियंस थे उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने उनको कन्वर्ट किया, या अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए क्रिश्चियनिटी में तो उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर अमेरिका ने किस प्रकार से अपने इतिहास को लिखने की कोशिश की। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1777 में उन्होंने अपना झंडा बनाया और किस प्रकार से उन्होंने जो उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश जो शुरू में थे स्वतंत्रता के समय, उसके पश्चात आज 1960 में जो हवाई द्वीप उनके साथ शामिल हुआ तो उनके पास टोटल 50 राज्य हो गए। हम अब अमेरिका के इतिहास में 1900 के आसपास आते हैं। 1900 के आसपास क्या होता है, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका डेवलपमेंट होने शुरू हो गया। बड़े बड़े धन कुबेरों ने जन्म लिया। जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, डू पोंट, हेनरी फोर्ड और भी बहुत सारे थे। अब जब ये सब ताज़ा ताज़ा धन्ना सेठ बने तो उन्हें लगता था, जो काले गुलाम लेके आए थे अफ्रीका से अपने खेतों में काम करने के लिए, वो और लाल फौज यानी कि रूस में जो कम्युनिस्ट थे वो उनके खजानों पे नज़र जमाए बैठे हैं। तो किस प्रकार से अपनी ज़मीन को बचाया जाए, किस प्रकार से अमेरिका को बचाया जाए, जो उनके मन में शको शुबत है। पूरा कोई विश्व में उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र नहीं कर रहा था, परंतु अमेरिका की मानसिकता में था, क्योंकि उन्होंने खुद एक पूरे महाद्वीप पे कब्जा किया हुआ था। तो उनको ये लग रहा था कि बाकी देश उनके विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भांग किस प्रकार से राजनीति का शिकार होने लग गया। अमेरिका में 1930 के मध्य में भांग के रेशे को अलग करने की मशीन बन चुकी थी। इस मशीन के बनने के पश्चात यह तो निश्चित हो गया कि बहुत ही कम लागत में भांग के पौधे से बड़ी मात्रा में रेशे बनाए जा सकेंगे। साथ ही साथ कागज़ के लिए जंगलों में वृक्षों का कटान होता है वो कटान भी कम हो जाएगा। ये धरती और पर्यावरण के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर थी, परंतु कुछ धन कुबेरों के लिए ये एक बहुत बुरी खबर थी। विलियम रेडोल्फ हेर्स्ट, जिनके पास समाचार पत्र छापने का बहुत बड़ा कारोबार था, तो विलियम हेर्स्ट ने क्या किया कि उनके पास लाखों एकड़ जंगल ज़मीन जो है वो लीज पे थी। उनके लिए बहुत बुरी खबर थी। अगर भांग कागज़ का उत्पादन करने में सफल हो जाता, अगर भांग के पौधे से कागज़ का उत्पादन किया जाने लगता, तो उनका करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता। और लगभग इसी समय 1937 में डूपोंट कंपनी ने तेल और कोयले से प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया का पेटेंट कराया था। साथ ही साथ सल्फेट और सल्फाइड प्रक्रिया से लकड़ी से किस प्रकार से कागज़ बनाते हैं, सल्फेट और सल्फाइड प्रक्रिया से कागज़ जो है ज़्यादा सफ़ेद रंग के बनते थे, तो किस प्रकार से सल्फेट और सल्फाइड प्रक्रिया से कागज़ बनाना है उसका पेटेंट करा लिया था। भांग के पौधे पे प्रतिबंध के पश्चात डूपोंट को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा और आज भी डूपोंट कंपनी का जो कारोबार है वो 1650 करोड़ रुपए सालाना है। अब हेरेस्ट के पास विलियम हेरेस्ट के पास जो बहुत बड़े जंगल थे, अगर भांग के पौधों से कागज़ का निर्माण होने लग जाता तो उनको करोड़ों डॉलर का नुकसान होता। साथ ही साथ डूपोंट में बैंक ऑफ मेलन पीटर्सबर्ग के स्वामी एंड्रू मेलन का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। एंड्रू मेलन का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। अगर भांग से बने रेशे और उससे बने कागज़ अगर बाजार में आ जाते तो डूपोंट, एंड्रू मेलन और विलियम हेस्ट का बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। एंड्रू मेलन उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति के वित्त सचिव थे, यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार हैरी एस्लिंगर को नारकोटिक्स विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, जो 31 वर्षों तक अमेरिका के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। जब ये सारे लोग मिल गए तो अब षड्यंत्र की शुरुआत होनी थी। जनता के विचारों को प्रभावित करना जरूरी हो गया था, तो नहीं तो इन 4 लोगों का अरबों डॉलर का नुकसान होना निश्चित हो गया था। इसकी जिम्मेदारी, पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने की जिम्मेदारी हेरेस्ट पे डाली गई, जिसका कब्जा अमेरिका के अधिकतर अखबारों पे था। लेकिन इसमें 2 समस्या थी।
1893 और 1894 में ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में भांग और उसके बने उत्पादों का मानव के शरीर और उसके मन पे क्या असर होता है, यह पता लगाने के लिए बहुत ही व्यापक सर्वे कराया था। यानी पूरे भारतवर्ष में इसका सर्वे कराया गया था। उसमें भांग के नकारात्मक असर को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही गई। दूसरा, अमेरिका सरकार ने भी खुद अपना एक सर्वे कराया था 1930 में, जिसे सिलर कमीशन के नाम से कहा जाता है। इसने पनामा में जो अमेरिकी सैनिक भांग का उपयोग करते थे उस वक्त, उन पे भांग का क्या असर हो रहा है, इसके ऊपर वो अध्ययन था। तो 1930 में जो सिलर कमीशन की रिपोर्ट थी और 1893-94 में ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश हेम्प कमीशन बिठाया था उसकी रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्टों में भांग को हानिकारक बताया गया था और सजा देने के लिए कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था। 1930 का दशक में जब भांग के मनुष्य के ऊपर प्रभाव का अध्ययन चल रहा था, तो इसके विरोध में षड्यंत्र भी चल रहे थे। 1937 में अमेरिका के सहायक सर्जन जनरल वॉल्टर ट्रेडवे ने भांग के लिए गठित लीग ऑफ नेशन, उस वक्त लीग ऑफ नेशन होती थी, यूनाइटेड नेशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, तो 1937 में जो लीग ऑफ नेशन थी उसमें अपना वक्तव्य रिकॉर्ड कराया था। और सहायक सर्जन जनरल वॉल्टर ट्रेडवे ने कहा था, भांग का लंबे समय तक सेवन कोई भी सामाजिक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसकी आदत लग सकती है जैसे कि चाय और कॉफ़ी की आदत लगती है। दूसरी तरफ हैरिस जो है वो अपने अखबारों के माध्यम से, अखबारों की श्रृंखला के माध्यम से गलत जानकारी का प्रचार करने में लगे हुए थे। 1920 से 1930 के मध्य अपने अखबारों के माध्यम से हैरिस ने अमेरिका का एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया था, और वो था एक पौधा जिसका नाम था मारीजुआना। भांग का ही नाम उन्होंने मारीजुआना रखा था। तो अमेरिका के अखबारों में 1920 से 30 के मध्य हैरिस ने इतना दुष्प्रचार किया कि उसने अमेरिका का एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया जिसका नाम था मारीजुआना, और जो एक पौधा था। तो हैरिस क्या करते थे कि अगर कोई कार दुर्घटना हुई है और उसके अंदर से कोई सूखे भांग की सिगरेट मिल जाती है, मारीजुआना मिल जाता है, तो हफ्तों तक अखबार की से मुख्य खबर बनाया जाता था, उस पर संपादकीय लिखे जाते थे। लेकिन अगर शराब से कोई दुर्घटना होती, जो कि मारीजुआना के मुकाबले में 10,000 गुना ज़्यादा थी, यानी कि मारीजुआना से अगर एक दुर्घटना होती थी तो शराब पीने के बाद 10,000 दुर्घटनाएं होती थी, उसको बहुत ही छोटी खबर बनाया जाता था और अंदर के पन्नों में उसको जगह दी जाती थी। मारीजुआना से संबंधित जो खबर होती थी उसको मुख्य पृष्ठ पे जगह दी जाती थी। रीफर मैडनेस और मारीजुआना जवानों का हत्यारा, इस नाम से फिल्में बनाई गई। रीफर मैडनेस बहुत मशहूर फिल्म है, इस नाम से एक फिल्में बनाई गई। मारीजुआना कैसे जवानों का हत्यारा है, इस पर भी फिल्म बनाई गई। और हैरिस ने अपने अखबारों के माध्यम से अमेरिका के जनता के दिमाग के अंदर और उनकी जो सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया। और मज़ेदार बात इस वक्त यही है, उस वक्त यानी कि 1920-30 के आसपास अमेरिका में बहुत सारी दवाइयों में भांग का उपयोग किया जाता था। बहुसंख्यक डॉक्टर इसके वैज्ञानिक नाम कैनबिस से ही परिचित थे। और मारीजुआना शब्द जो है, मैक्सिको से जो लोग अमेरिका आए थे, जो शरणार्थी मैक्सिको से भाग के अमेरिका आए थे, वो लोग भांग के लिए मैरीजुआना शब्द का प्रयोग करते थे। तो हैरिस ने अपने अखबारों के माध्यम से 1910, 1920 और 1930 के मध्य जितने भी काले लोगों ने गोरी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके लिए 1910 और 1920 के बीच में कोकीन को जिम्मेदार ठहराया गया था। और 1898 में अमेरिका स्पेन युद्ध के पश्चात उसने स्पेन, मैक्सिको, लैटिन और चीनी लोगों के विरुद्ध अपने अखबारों के माध्यम से हैरिस ने विश्वमन करना शुरू कर दिया। और इन 10 सालों में पीत पत्रकारिता, जिसे कहते हैं कि ओपिनियन बनाने वाली जो पत्रकारिता होती है, पीत पत्रकारिता के माध्यम से हैरिस ने यह निर्णय लिया कि अमेरिका में बलात्कार का मुख्य कारण जो है वो कोकीन पीने वाले निग्रो नहीं, अपितु मारीजुआना पीने वाले निग्रो हैं। यानी कि कोकीन जो है उसकी वजह से बलात्कार नहीं होते हैं, अपितु मारीजुआना पीने वाले निग्रो जो हैं वो बलात्कार करते हैं। तो हैरिस ने और अन्य सनसनी फैलाने वाले अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से अमेरिका की जनता का ब्रेन वॉश किया जाता था। नीग्रो और मैक्सिको के लोगों को पागल सांड की तरह चित्रित किया जाता था। भांग के नशे में गोरे लोगों के विरुद्ध शैतान का संगीत
जैज़ म्यूज़िक उस वक्त बहुत फेमस हुआ था। तो ये गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोग मारिहुआना पी के गोरे लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, इस प्रकार से अखबारों के अंदर काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। इस नशे में जो कुछ अपराध थे वो इस प्रकार भी कहे जाते थे, जैसे कि गोरे लोगों के पैर की परछाई उनके ऊपर पैर रख दिया है किसी काले आदमी ने तो उसको उसकी भी सज़ा देने लग गए थे। गोरे लोगों की आंखों में 3 सेकंड या उससे ज़्यादा देर तक देखा तो वो भी सज़ा था। गोरे लोगों पे हंसना ये भी एक सज़ा थी। तो इन अपराधों के लिए बहुत सारे मेक्सिको और नीग्रो लोगों ने कई वर्षों तक जेलों में सजा पाई। तो हेरेस्ट ने अपने अखबारों के माध्यम से बहुत ही चालाकी से भांग का जो वैज्ञानिक नाम कैनबिस था उसको छुपा के मारिहुआना को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया, और मारिहुआना को एक दुश्मन के रूप में, अमेरिका के दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया, जो कि अमेरिका की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो 1935 और 1937 के मध्य अमेरिका में मारिहुआना को प्रतिबंधित करने के लिए गुपचुप तरीके से बैठकें होती रहीं। किनमें? ये जो 4 नाम मैंने आपको शुरू में बताए थे तो गुपचुप तरीके से बैठे होती रहीं। 14 अप्रैल 1937 में हरमन ओलिफेंट ने एक विधायक जो है वो सीधा वेज एंड मीन्स कमेटी में रख दिया। अमेरिका में वेज एंड मीन्स कमेटी एक होती है। वेज और मीन्स कमेटी के अंदर एक जो विधायक होता है वो सीधा जो उसका पॉइंट है, जो वो चर्चा करना चाहता है, जिसके संबंधित वो कानून बनाना चाहता है, वो सीधा अपने सदन को भेज सकते हैं। तो अमेरिका में वेज और मीन्स कमेटी के अंदर एक विधेयक पेश किया गया, और वो विधेयक जो है सीधा संसद में चला गया है। सीधा संसद में जाने के पश्चात उसके ऊपर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाकी जो है अन्य समितियां हैं, जैसे कृषि है, खाद्य है, वस्त्र है, व्यापार में वाद विवाद है, इन पे डिस्कशन करने के बाद वो विधेयक बनने के लिए संसद में भेजा जाता था। लेकिन मारिहुआना को प्रतिबंधित करने के लिए सीधा वेज और मीन्स कमेटी के अंदर इस समस्या को मारिहुआना को एक समस्या बता के उसको संसद में भेजा गया। किस प्रकार से अमेरिकी संसद में मारिहुआना को प्रतिबंधित करने के लिए चर्चाएं शुरू हुई, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से वेज एंड मीन्स कमेटी ने इसको संसद में भेज दिया, और संसद में भेजने के पश्चात ये विधेयक पारित हो गया, और प्रथम मारिहुआना टैक्स 1937 में बन के तैयार हुआ। और ये पहला हमला था कैनबिस के ऊपर, भांग के ऊपर प्रतिबंधित करने के लिए। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।